नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आप तक मेरी आवाज़ सुचारू रूप से पहुंच पा रही होगी। तो हम लोग चालू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो भी बच्चे यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2026 के लिए, ठीक है, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हिंदी। हिंदी में जो पहला मतलब यहाँ पे हम वर्णमाला से लेके रिलेटेड सारे प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न यही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते रहिए, मैं चेक करता रहूँगा या आप ही अपना आकलन करते रहिए कि आपका यह चैप्टर कितना मजबूत है। ठीक है, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अपने आप का आकलन करिए चैप्टर वाइज और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन करे तो, ठीक है, अन्यथा रहने दीजिए। और चलते हैं हम लोग। हमारा जो पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, ऑप्शन ए दिया है शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। तो हमारा सही जाएगा। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी दिया है 46। तो मैं बता दूं कि हिंदी में टोटल कुल मिलाकर आपको बता दूं कि 52 जो वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होंगे? 52 हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक मिनट। जो हिंदी में अच्छा, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। त्र जो होता है यह आपका त प्लस र से मिलके बना होता है, त्र होता है। जो छ होता है क हलंत है यहाँ पे, प्लस छ से मिलके बना होता है। ठीक है, ज्ञ जो होता है ज और इयों से मिलकर बना होता है। तो ये सब संयुक्त हैं। जो संयुक्त वर्ण नहीं है वह है, व्यंजन नहीं है, वह यह है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, हिंदी में मूलतः, अच्छा वैसे पूछे कितने वर्ण हैं तो 52 हो जाएगा। मूलतः 46 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं कि संयुक्त को छोड़कर, ठीक है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में जो मूल वर्ण है उनकी जो संख्या है 46 है, 44 है। कितनी है? 44 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो देखिए, जो स्वर होते हैं, स्वर का जो उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। निम्नलिखित में अग्र स्वर नहीं है। तो जब जीवा बनाया जाता है, जीवा, जीवा में जो बनाया जाता है इसके 3 भाग किए जाते हैं। ये अग्र वाला होता है, ये मध्य वाला होता है, ये पश्च वाला होता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में अग्र स्वर नहीं है। तो इसमें देखिए जो अग्र स्वर होता है इस पे आ जाएगा ई आता है। ठीक है, बड़ी ई आता है, ई आएगा। ठीक है, ए आएगा और अ आता है। ठीक है, अ आता है और यहाँ पे आ जाएगा आ, ओ आएगा। ठीक है, ओ आता है, ओ, ये सब इधर आता है। बीच में जो होता है यहाँ पे ओ आता है। तो जो अग्र स्वर नहीं होगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं। हिंदी में स्वरों को कितने स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी में देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूछ रहे हैं अंग और अह क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं, संयुक्ताक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अ जो होते हैं अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। कह रहे हैं कि जिन
जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, दीर्घ जो स्वर होते हैं, स्वर को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बाँटते हैं। पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लूत। तो जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है, समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला दिया है मूल स्वर, दूसरा प्लूत दिया है, तीसरा संयुक्त स्वर दिया है, चौथा अयोगवा। तो हो जाता है हमारा प्लूत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लूत स्वर। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अच्छा, 10वां प्रश्न है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, क्या होते हैं? मूर्धन्य होगा, कंठ होगा, दंत होगा, अनुनासिक, जो कि यूपी 2018 के टेट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो ये पूछा हुआ प्रश्न हमारा है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत्य। फिर अगला प्रश्न है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार, तो मैंने अभी बताया था ऊपर कि जीभ को 3 भाग किया जाता है, अग्र, पश्च और बीच में होता है मध्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। चलिए, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वह क्या कहलाती हैं? तो स्वर कहलाएंगी, शब्द कहलाएंगी, व्यंजन कहलाएंगी, संयुक्ताक्षर कहलाएंगी। तो कह रहे हैं वह ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती। तो देखिए, जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। पहला दिया है स, छ, ल, ह। तो जो छ होता है, छ, ये हमारा एक स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जो देखिए, हिंदी वर्णमाला की जो अंतिम पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब जैसे क ख ग घ हम पढ़ते हैं, तो क से लेके जो लास्ट वाला होता है ङ ङ होता है, ञ होता है, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, तो जो ञ होता है, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आप लोग बताएंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए स स ह, क्षत्रज्ञ, ओ ओ अह, अंग अ अह, य र ल व। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये आपके य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है कि ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है। ङ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यूपी टीईटी 2017 में पूछा था। ङ ङ अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि देखिए, हिंदी का पंचम अक्षर जो होता है, वो आपका नासिक से उसका उच्चारण होता है। तो उसी में ङ जो है, ङ तो यह आपका कहाँ से आ रहा है? तो जो ङ है, तो यह आपका कहाँ से निकलता है? तो यह आपका नासिक से। कहाँ से हो जाएगा? नासिक से। फिर पूछ रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? स, य, र, ल, व, क्षत्रज्ञ, ड, ढ। तो जो ड, ढ होता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत?
चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ध्यान सुनिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन अभी हमने पढ़ा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या क्या होते हैं। एक मिनट, प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो बार बार दिक्कत आ रही थी कुछ, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दिया है आरजू में, ऑप्शन बी दिया है खसरा में, ऑप्शन तीसरा दिया है पढ़ाई में, और जफर में। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, यह आपका ढ होता है, ड होता है, ड ढ, इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अब यह आया है पढ़ाई में, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, यह हमेशा कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है, पढ़ाई में। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो मैंने अभी बताया था कि जो ज्ञ होता है, ज प्लस इय, ज प्लस इय से मिलके बना होता है। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है, ज प्लस इय मतलब ज्ञ, ठीक है। तो इसका क्या कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। छ त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि यह कौन से व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। व्यंजन अर्धस्वर माने जाते हैं, स्वतंत्र व्यंजन है। तो देखिए जो छ त्र ज्ञ होता है, इनको हम लोग संयुक्त व्यंजन मानते हैं। कौन सा व्यंजन मानते हैं, संयुक्त व्यंजन मानते हैं। क्योंकि संयुक्त व्यंजन में जैसे छ का मैंने बताया था, क प्लस स, ये होता है छ। अत्र का होता है तो प्लस र, त्र हो जाएगा। और ज्ञ का तो यहाँ पे ऊपर लिखा ही है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। चो छ, सो स, ओ ब स, य र ल व। तो देखिए जो चार ऑप्शन है, इनमें जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इसमें स जो होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमारा हो जाएगा स। कह रहे हैं कि अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर, जैसे य व ई उ री सी। जैसे देखिए हम कहते हैं कि बालिकाएं, कभी कभी बालिकाओं में, जैसे बालिकाएं लिख दिया, बालिकाएं, ठीक है। या हम लिखेंगे बालिकाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए आ रहा है, यहाँ पे यह जो आ रहा है, यह दोनों मतलब यह स्वर है, मगर इसको यह भी स्वर की जगह पे यूज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध स्वर। तो जो अर्ध स्वर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है, य और व, ठीक है, यह हमेशा अर्ध स्वर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कह रहे हैं कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ई दिया है मूर्धन्य, दूसरा दिया है तालव्य, तीसरा दिया है दंत्य, और चौथा दिया है ओष्ठ। स तो जो स का ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा, वह आपका मूर्धन्य होगा। कौन सा होगा, मूर्धन्य। कह रहे हैं कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो जो मूर्धन्य ध्वनियां होंगी, इसमें चो छो जो झो, टो ठो डो, तो थो दो धो, प फ ब भ म। तो जो मूर्धन्य ध्वनियां होंगी, ऑप्शन नंबर ए चो छो जो झ, ये हमारी क्या हो जाएंगी, मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 25वां, कि तो थो दो धो न स, यह आदि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दिया है तालव्य, ऑप्शन बी दिया है दंत्य, ऑप्शन सी दिया है मूर्धन्य, और ऑप्शन 4 दे दिया है दंत उष्ठ। तो थो द आपका यह कौन सा हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि जिन व्यंजनों का, ध्यान सुनिएगा, जिन व्यंजनों, हाँ देखिए, कह रहे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे, तालव्य व्यंजन कहलाएंगे, कंठ व्यंजन कहलाते हैं।
तो जिन व्यंजनों में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। घ का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, घ का, क ख ग घ, घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है मूर्धा, यहाँ पे कंठ दे दिया है, तालु दिया है और दंत दिया है। तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, ठीक है। चलते हैं, कह रहे हैं क्षत्रिय वाला छ वर्ण किस योग से बना है? तो अभी हमने बताया था जो क्षत्रिय वाला छ होता है क प्लस स से मिलके बना होता है, तो ये हमारा पहला ही दिख गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जाएगा, जो कि यह प्रश्न 2013 टीईटी में पूछा हुआ है। वो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ट तो देखिए कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो ट वर्ग हमेशा तालव्य व्यंजन में आएंगे, तो हमारा ऑप्शन दो क्या हो जाएगा? तालव्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। तो जो स्वर रहित र का प्रयोग होगा यह पुनर्निर्माण में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुनर्निर्माण में। कह रहे हैं कि निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण ओ, आ, को, ग, य, ध, प, फ। तो इसमें जो अल्प प्राण वर्ण है ये आपके हो जाएंगे क और ग। कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? कह रहे हैं कि ध सघोष महाप्राण दंत है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, ख कंठ कंठ्य महाप्राण अघोष है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित कौन सा आप लोग बताइए जल्दी से, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए निम्नलिखित में जो कौन सी बात गलत है। तो तो जो ध होता है, ध सघोष महाप्राण दंत होता है, द तथा दन। अब दूसरा देखते हैं, ब सघोष, सघोष क्या होता है? ओष्ठ महाप्राण होता है। तो ब जो है सघोष ओष्ठ महाप्राण होता है, च अघोष तालव्य अल्प महाप्राण होता है, च छ ज ज, ठीक है। और ख कंठ महाप्राण अघोष होता है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो ब होता है यह आपका अघोष होता है, तो यह वाला आपका क्या है? गलत होता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वरित स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? तो जिनमें कंपन नहीं होता है उनको हम लोग घोष ध्वनियां कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहेंगे? घोष ध्वनि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता जो नो डबल न आया तो संयुक्त ध्वनि कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे, युग्मक ध्वनि कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो प्रसन्नता है इसमें डबल न आया है तो उसको हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, क, घ, छ, य। तो जो क होता है यह महाप्राण ध्वनि नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन दूसरा है ज, ह, स। ठीक है, अ, ज, स, ह। तो इसमें जो अघोष वर्ण है यह आपका ह, ह अघोष वर्ण है। ठीक है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए दिया है संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संबल है
इसमें संपृक्त ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। अधोलिखित शब्द में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए दिया है परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। तो यह जो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 घनिष्ठ, यही हमारा सही लिखने का तरीका होता है। अब पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो देखिए जो आशीर्वाद लिखने का तरीका होता है र व के ऊपर होता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा चौथा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आप लोगों के लिए भी कुछ दे दिया जाए। कह रहे हैं कि जानवी, जान अच्छा 41 से 42 में शुद्ध वर्तनी पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि जानवी, 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 इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन सा जानवी का सही वर्तनी है? तो हमारा जो तीसरा जानवी है ये सही होगा। कह रहे हैं कि दीर्घायु, दीर्घायु में कौन सा सही होगा? तो दीर्घायु होगा, दीर्घायु होगा, दीर्घ दीर्घायु होगा, दीर्घायु होगा। तो देखिए जो दीर्घायु, दीर्घ आयु, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो दीर्घ आयु होगा यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए अक्षर पर लगाई जाने वाली स्वर सूचक रेखा को क्या कहते हैं? स्वर सूचक रेखा को क्या कहेंगे? तो जो स्वर सूचक रेखा होती है ऑप्शन ए वर्ण कहेंगे, ऑप्शन बी मात्रा कहेंगे, तीसरा दिया है ध्वनि कहेंगे, चौथा दिया है संयुक्त व्यंजन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो हम उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मात्राओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 10, 12, 9, 13। ठीक है, तो हिंदी में जो मात्राओं की संख्या होगी आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में अनुनासिक शब्द है। अनुनासिक शब्द श्रीमान, चांदनी, कंस, कॉलेज, कॉलेज, चांदनी। तो देखिए इसमें जो अनुनासिक शब्द होगा आपका हो जाएगा क्या? कॉलेज। क्या हो जाएगा? कॉलेज, कंस, कॉलेज। चलिए निम्न में कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है? त्रयंबकम, श्रमिक, क्षमा, किसमिस। तो जो इसमें संयुक्ताक्षर नहीं होगा वो आपका हो जाएगा किसमिस, क्योंकि यहाँ पे जो छतरी वाला छ है यह भी संयुक्ताक्षर है, स्र भी संयुक्ताक्षर है और त्र भी क्या है? संयुक्त अक्षर है। कह रहे हैं कि संभालना शब्द है, संभालना शब्द है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, संयुक्ताक्षर है, अर्धचंद्र है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए संभालना शब्द सॉरी निम्नलिखित में कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है? तो हमारा क्या था? किसमिस। हाँ, यहाँ तक हो गया था। संभालना शब्द है, इस पे संभालना शब्द है अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर, अर्धचंद्र। तो देखिए जो इसके ऊपर जो ये वाला लगा लगा होता है, ठीक है, ऐसे जो चंद्र बिंदी होती है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जो चंद्र बिंदी होती है इसको कहेंगे अनुनासिक। तो हमारा ऑप्शन सही जगह। कह रहे हैं ज्ञानेश्वर शब्द है, चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, संयुक्ताक्षर। यहाँ पे ज्ञ आ गया है तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्ताक्षर। क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अति स्योक्ति, अति सयोक्ति, अति स्योक्ति और अतिस्योक्ति। बताइए जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा हमारा हो जाएगा
अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। कह रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण सही है, विरहणी, गृहणी और जदगुरु। तो इसमें से गृहणी भी सही है, जदगुरु भी सही है, जो विरहणी हो जाएगा यही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध रूप है, प्रश्न है, ऑप्शन ए दिया है पैतृक, 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 पैतृक। तो देखिए जो इसमें शुद्ध रूप होगा आपका हो जाएगा पैतृक। क्या हो जाएगा? पैतृक। कह रहे हैं सही रूप है ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक की ऐतिहासिक होता है। तो देखिए जो इसमें सही रूप होगा आपका ऐतिहासिक दिया है, यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। कह रहे हैं निम्न में किस शब्द का वर्तनी सही है? अनुग्रहित का, अनुग्रहित का, अनुग्रहित का, अनुग्रहित। तो देखिए इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला होता है तो अनुग्रहित, अनुगृहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम्म, कह रहे हैं कि इसमें कौन सा मतलब बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी होगी। तो अभिव्यक्ति का सही रूप कौन सा है? तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति। तो जो अभिव्यक्ति का जो सही रूप होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिव्यक्ति। ठीक है। कह रहे हैं कि अवशिष्ट का सही रूप क्या होगा? अवशिष्ट का जो सही रूप होगा अवशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशिष्ट। कह रहे हैं कौन सा शब्द सही है? पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय, पूजनीय। तो देखिए जो सही रूप होता है पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रार्थ्य, चूर्ण, पूजनीय और अनुग्रहित का। तो जो सही होगा अनुग्रहित का, जो कि हमारे अभी पिछले प्रश्न में आया हुआ था। ठीक है। इनमें किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है उपर्युक्त है। क्या है? उपर्युक्त। कह रहे हैं कि औदार्य की तरह व्यवहार शब्द के लिए कौन सा शब्द ठीक होगा? तो औदार्य दिया है तो व्यवहार्य होगा कि व्यवहार्य होगा कि व्यवहारी होगा कि व्यवहारिक होगा। तो यहाँ पे औदार्य दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार के लिए व्यवहार्य। क्या हो जाएगा? व्यवहार्य। और 60वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, बसंत, वसंत, बारात, बसंत। तो इसमें देखिए जो सही है बारात। यहाँ बारात कहाँ है? बारात यहाँ पे तो सही था मगर बसंत गलती है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी पहचानिए। कवियत्री, कवयत्री, कवित्री और ये सभी अशुद्ध हैं। तो देखिए जो कवि का जो कवित्री होता है जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है यह हो जाएगा हमारा करेक्ट। कह रहे हैं कि अम, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार और दुःनिवार, दुर दुर्निवार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है चौथा वो हमारा क्या है? शुद्ध रूप है। कह रहे कि प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि जो सही है उसको चुनना है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा यहाँ से लेके 64 से लेके 65 तक के प्रश्न पढ़ लीजिए फिर हम आते हैं फिर हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है।
चलिए, ठीक है, काफी रात हो गई है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि अन्यथा, विशेषतः और सामान्यतः, परिणामतः, इसमें एक बार 64 से लेकर 65 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए। अशुद्ध है, हमको अशुद्ध सुनना है, तो सामान्यतः सही होता है और परिणामतः सही होता है, विशेषतः सही होता है। यही गलत है, तो हमारा आंसर पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भाग्याधीन, भामनी, भावना, भारोत्तोलन, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, भाग्याधीन। क्या हो जाएगा, भाग्याधीन। कह रहे हैं कि पंचांग में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किस में हुआ है? तो जो पंचांग होता है, ई पंचांग होता है कि ये वाला होता है कि ये वाला होता है कि ये वाला होता है? चौथा, तो देखिए जो सही वाला पंचांग होता है, यह आपका पंचांग ये होता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्लेश, कलेश, कलेश, कलेश। तो देखिए जो सही शुद्ध शब्द होता है हमारा कलेश होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कह रहे हैं कि द्वित्व, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। द्वित्व मतलब जो डबल डबल आता है। ठीक है, तो एक पूरा आएगा एक आधा आएगा। तो यहाँ पे सच्चा में है, कुत्ता में भी है, बग्गा में है, वल्गा में नहीं, तो हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में शुद्ध रूप, शुद्ध रूप है प्रज्वलित का, प्रज्वलित। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें जो शुद्ध रूप होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रज्वलित। प्रज्वलित इसको पढ़ेंगे। शुद्ध शब्द छांटिए। अंतर्द्वंद, अंतर्देशी, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्भाव। अंतर्भाव, तो जो इसमें जो शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द होगा आपका, वह आपका हो जाएगा अंतर्भाव। क्या हो जाएगा, अंतर्भाव। अब चलते हैं अशुद्ध शब्द छांटिए। वांग्मय, 19वीं, ज्योत्सना, 5वां। तो जो इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा वांग्मय, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, तो इसमें आपका अशुद्ध हो जाएगा वांग्मय। कह रहे हैं कि हिंदी शब्द कोश में छ का क्रम किस प्रकार वर्ण के बाद आता है? जो ये छ होता है इसके पहले क्या आता है, क आएगा, फिर क्या आएगा, स आएगा। यहाँ पे हलन, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इधर देखिए, ठीक है। कह रहे हैं शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? देखिए श्रद्धा, यहाँ पे ये हमारा श्रद्धा जो है बड़ा वाला स होता है। ठीक है, इसके बाद र आता है, श्रद्धा, श्रद्धा। तो हमारा सबसे पहले स आएगा, इसके बाद क्या आएगा, र आएगा। तो किस शब्द के पहले आएगा? य र ल। तो यह आपका य र ल, अच्छा, किस शब्द से पहले आएगा? तो देखिए जो श्रद्धा है किस शब्द के पहले आएगा? तो जो श्रद्धा शब्द है, ध्यान सुनिएगा, र, श्रमिक, श्र, र, य र, शौर्य, र आ गया, शासन। तो जो श्याम है, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 3, श्याम। जैसे देखिए जो स देखते हैं तो इसमें स के बाद क्या आया है, य आया है। य र ल व, र बाद में आता है, तो यह पहले आ जाता है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, तीसरा। कहने कि इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में है? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो सबसे अंतिम में आएगा आपका क है, क के बाद य र ल व, क्री 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 का क्या है, तो क्लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीव। ठीक है, सबसे अंतिम में आएगा। अब कैसे अंतिम आएगा, तो क के बाद र आ जा रहा है, तो य र ल, र के बाद ल आता है, तो क्लीव हो जाएगा हमारा।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो देखिए ओ आ फिर अंग, यहाँ पे तो सबसे पहले अनिरुद्ध आ जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड़, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो इसमें जो अघोष ध्वनि है, ठीक है, ग, घ, तो इसमें जो अघोष ध्वनि हो जाएगी हमारी प और फ हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय 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 अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें जो सबसे सही है अंतर्राष्ट्रीय में हमारा पहला वाला है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो अनुसांगिक अनुसांगिक देखिए अनुसंगिक होता है, अनुसंगिक अनुसंगिक अनुसंगिक, इसमें देखिए जो सही हो जाएगा हमारा अनु आनु नहीं होता है, अनुसंगिक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि अंताक्षरी होता है या अंत्याक्षरी होता है या अंत अक्षरी या अंताक्षरी, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है अंत्याक्षरी होता है। फिर अगला है और लास्ट है कि सुषमा 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 सुषमा, तो जो सुषमा है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो भाइयों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको हमारा सेशन सही लगा, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।